नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप भी 9वीं और 10वीं यूनिट को पढ़ना चाहते हैं तो उन प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें 14 नाटकों को शामिल किया गया है। और आज का हमारा जो विषय है वह है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक को पढ़ने वाले हैं। एक नाटक हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्रुव स्वामिनी को, और आज हम चंद्रगुप्त को पढ़ते हैं। इस नाटक का प्रकाशन सन 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध जो नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, वो इसके रचयिता हैं। यह नाटक 4 अंकों में विभाजित है। इस नाटक में 4 अंक हैं। ये एक ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक 3 घटनाओं को लेकर इस नाटक की रचना की गई है, जिसमें वे 3 घटनाएं क्या हैं? पहला है अलक्षेंद्र का आक्रमण, दूसरा है नंदकुल की पराजय, और तीसरा है सेल्यूकस का पराभव। ये 3 जो घटनाएं हैं, इनको लेकर इस नाटक की रचना की गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर बड़ी गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इस विश्वास को वाणी देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, नाटक थोड़ा लंबा है, बहुत सारे इसमें पात्र हैं, तो इसको जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, नाटकों से जो प्रश्न बनते हैं वो अधिकतर उनके पात्र और नाटक के पात्रों के संवादों से बनते हैं। तो हम नाटक के सभी पात्रों को जानेंगे तथा नाटक के कुछ महत्वपूर्ण संवादों को भी देखेंगे, क्योंकि हर बार इनसे प्रश्न ज़रूर आता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है, जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। ये इस नाटक का प्रमुख पात्र है और नाटक पूरा इसी पात्र के ऊपर निर्भर है। दूसरा पात्र है चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य सम्राट है और नाटक का नायक भी है, जो कि एक निर्भीक, दृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण राजा है। नंद मगध का सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है। बररुचि या कात्यायन, ये मगध का अमात्य है। शक्टार मगध का मंत्री है। आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है। सिंहरण, पंजाब को पहले पोरस भी कहते थे, तो पोरस शब्द भी कई बार पंजाब के स्थान पर आ जाता है। सिंहरण मालव गण मुख्य का कुमार है, जो कि एक गौण पात्र है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता हैं। एनीस कॉर्टिज सिकंदर का सहचर है। देवबल, नागदत्त और गण, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साइबर्टियस मेगास्थनीज, ये यवन दूत हैं। गांधार नरेश आम्भिक के पिता हैं। सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति है। दंडायन एक तपस्वी है। अलका, ये नाटक की मुख्य नारी पात्र है और गांधार नरेश की पुत्री है। तक्षशिला की राजकुमारी भी है और आम्बिक की बहन भी है। ये राजकुमारी बहुत ही दयालु, गुणी और साहसी है। सुहासिनी शक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की कुमारी है और मुख्य नारी पात्र है। इसमें नारियों में
एक तो मालविका और अलका, ये 2 इम्पॉर्टेंट पात्र हैं। कार्नेलिया सिलूकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है और एलिस कार्नेलिया की सहेली है। ये सभी नाटक के पात्र थे। अब हम जानेंगे नाटक के संवादों को कि कौन सा ये डायलॉग जो है ये किसने बोला है। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा और पेपर में प्रश्न 100% इससे बनता है। दोस्तों, नाटक के पात्रों के कथन को जानने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं संवादों को पढ़ना। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। ये प्रमुख डायलॉग है और चंद्रगुप्त का ये कथन है। प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है, मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। ये अलका का कथन है। जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं है। ये सिंहरण का कथन है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो। ये सुवासिनी का कथन है। निकल मत बाहर दुर्बल, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। ये राक्षस का कथन है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ये चाणक्य का कथन है और कई बार पूछा जाता है। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो जाता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है। ये सुवासिनी का कथन है। राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हमें लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। ये राक्षस का कथन है। दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर ना करूंगा। ये चाणक्य का कथन है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये भी चाणक्य का कथन है। इसमें चाणक्य, अलका और चंद्रगुप्त, ये 3 लोगों के कथन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अधिकतर यही पूछे जाते हैं। मैं कुत्ता साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बन सकता। ये भी चाणक्य का कथन है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा में बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। ये दंडायन का कथन है। देखो, यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। ये भी दंडायन का कथन है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौमिक शाश्वत बुद्धि वैभव है। ये चाणक्य का कथन है। भारतीय कृतधन नहीं होते। ये चंद्रगुप्त का कथन है। पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलहाती होगी। ये भी चाणक्य का कथन है। मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है परंतु मनुष्य को नहीं। कल्याणी का कथन। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है। उसकी प्रखर प्रतिभा कूटनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। ये राक्षस का कथन है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये कार्नेलिया का कथन है और इम्पॉर्टेंट भी है। यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें 2 बुद्धियां भी लड़ रही हैं। ये कार्नेलिया का कथन है। जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। ये सिंहरण का कथन है। मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। राक्षस का कथन है। तर्क
और राजनीति में भेद है, ये राक्षस का कथन है। मुझे दार्शनिक से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता है कि ग्रीस में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते, ये सिल्यूकस का कथन है। प्रेम में स्मृति का सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है, सुवासिनी का कथन है। स्मृति बड़ी निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कार्नेलिया का कथन है। दोस्तों, ये थे इस नाटक के इम्पॉर्टेंट संवाद, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक ना एक प्रश्न इनमें से ज़रूर बनेगा। अब हम देख लेते हैं इस नाटक की कथा वस्तु या सारांश को, जो कि हमें इस नाटक के बारे में बताएगी कि इस नाटक में आखिर क्या है। चंद्रगुप्त नाटक काफ़ी बड़ा नाटक है। इसमें 4 अंक हैं और प्रत्येक अंक में बहुत सारे दृश्य हैं। नाटक में कुल 44 दृश्य हैं। कथा वस्तु में प्रमुख 3 घटनाएं हैं जिन पर पूरा नाटक टिका हुआ है: सिकंदर का आक्रमण, नंदवंश का नाश और सेल्यूकस की हार। इन 3 घटनाओं के साथ लगभग 8 अन्य गौड़ और प्रासंगिक कथाएं भी साथ साथ में चलती हैं। इसीलिए प्रसाद जी के नाटक जो हैं वो बहुत लंबे और थोड़े से बोरिंग हो जाते थे, जो कि समझ में नहीं आते थे, क्योंकि इसमें पात्रों की अधिकता होती थी और बहुत सारी घटनाएं एक साथ जुड़ जाती थी। लेकिन मेन जो घटना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पहले अंक के अन्य दृश्यों में कई नए पात्रों से हमारा परिचय होता है। हिंदू देश की राजकुमारी मालविका, शक्तार की कन्या सुवासिनी, पंजाब का राजा पर्वतेश्वर, मगध का अमात्य राक्षस और तपस्वी दंडायन, अलक्षेंद्र का सेनापति सेल्यूकस आदि। ये सभी पात्र जो हैं ये पहले अंक में हमारे सामने आते हैं। तक्षशिला छोड़कर चाणक्य पाटलिपुर पहुंचता है। वह आनंद द्वारा उसका घर उजाड़ दिया जाता है। चाणक्य मगध के तब राज दरबार में पहुंचता है। वहां मगध सम्राट उसका अपमान करता है। जब आनंद के द्वारा उसका चाणक्य का घर को उजाड़ दिया जाता है, तब वह अपनी शिकायत लेकर मगध के राज दरबार में पहुंचता है। वहाँ पर भी उसका मगध के सम्राट के द्वारा अपमान किया जाता है। चाणक्य प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं कर लूँगा, तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। नंद चाणक्य को कारागार में डाल देता है। चंद्रगुप्त उसे कारागार से निकालता है। तब वे पर्वतेश्वर से मिलते हैं और अलक्षेंद्र उसे विदेशी आक्रमण के बारे में आगाह करते हैं। अलक्षेंद्र तपस्वी दंडायन से मिलकर अपनी भारत विजय के लिए आशीर्वाद मांगता है। दंडायन भविष्यवाणी करता है कि देश का भावी सम्राट चंद्रगुप्त होगा। चंद्रगुप्त वहाँ सिकंदर से भी मिलता है। इसी अंक में देश की धार्मिक स्थिति का भी पता चलता है कि बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में आपसी विरोध है। राक्षस बौद्ध धर्म को मानता है, जबकि चाणक्य वैदिक धर्म को। यहाँ तक नाटकीय संघर्ष एवं विरोधी पक्षों की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। आगे दूसरे अंक में अलक्षेंद्र के पर्वतेश्वर पर आक्रमण से कथा का विकास होता है। पर्वतेश्वर की इसी युद्ध में हार होती है। पर्वतेश्वर और सिकंदर की संधि हो जाती है। चाणक्य अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त द्वारा अलक्षेंद्र की सेना में फूट डलवा देता है, किंतु अलक्षेंद्र के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। चाणक्य अपने प्रयासों के द्वारा मालव और शूद्रकों का सेनापति चंद्रगुप्त को बनाता है। किसका? मालव और शूद्रकों का। और पर्वतेश्वर को भी अलक्षेंद्र के साथ संधि के बावजूद उसकी सहायता ना करने के लिए तैयार कर लेता है। उसकी संधि तो किसके साथ होती है? पर्वतेश्वर की
अलक्षेंद्र के साथ, लेकिन संधि होने के बावजूद भी वह युद्ध में उसकी सहायता नहीं करता है। अलक्षेंद्र के साथ एक और युद्ध होता है जिसमें अलक्षेंद्र की हार हो जाती है। इस अंक में एक नए पात्र सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से भी हम परिचित हो जाते हैं। आगे तीसरा अंक शुरू होता है। तीसरे अंक में मुख्य घटना चक्र मगध राज्य पर केंद्रित होता है। अलक्षेंद्र भारत से वापस चला जाता है। अब चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाने के लिए एवं जनता को अयोग्य मगध सम्राट नंद से छुटकारा दिलाने के लिए जर्जर नंद वंश के समूचे विनाश की ओर क्रियाशील हो जाता है। चाणक्य अपनी राजनीतिक सूझबूझ और कूटनीति के द्वारा घटनाओं को ऐसा मोड़ देता है कि राक्षस और पर्वतेश्वर अपनी भूलों पर पश्चाताप करते हुए चाणक्य के पक्ष में हो जाते हैं। अंत में नंद और चंद्रगुप्त के सैनिकों में युद्ध होता है। नंद बंदी बना लिया जाता है। शक्तार नंद की हत्या कर देता है। इसके बाद नागरिक चंद्रगुप्त को सर्वसम्मति से अपना राजा चुन लेते हैं। नाटक की कथावस्तु का उद्देश्य यहाँ पूरा हो जाता है। यानी जो चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नंद वंश का नाश करूँगा और चंद्रगुप्त को राजा बनाऊँगा, यहाँ पर इस नाटक का जो उद्देश्य मुख्य था वो पूरा हो गया। किंतु नाटक में अभी चौथा अंक भी है जिसमें यवनों का एक और आक्रमण होता है जिसमें यवनों की हार हो जाती है। इस मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कई कथाएं भी नाटक में चलती हैं जिसमें प्रणय कथाएं भी हैं। मालविका, अलका, सुवासिनी द्वारा प्रसाद ने गीत भी गवाए हैं। इन प्रणय कथाओं से, गीतों से और दृश्यों की अधिकता से नाटक का अनावश्यक विस्तार हो गया है, यानी नाटक बहुत अधिक लंबा हो गया है। कथावस्तु में बिखराव आ गया है। नाटक का चौथा अंक भी अनावश्यकता सा प्रतीत होता है क्योंकि नंदवंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त के मगध के राजा बनने के साथ नाटक का उद्देश्य पूरा हो गया था, लेकिन नाटक की कथा अब भी चल रही है। यह नाटक ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, इसलिए इस नाटक की कथा वस्तु ऐतिहासिक यथार्थ पर निर्मित हुई है। किंतु प्रसाद जी के सामने मुख्य उद्देश्य यह था कि इस ऐतिहासिक विषय वस्तु के द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रचारित करें। इसलिए वे कथा को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि ऐतिहासिक यथार्थ की भी रक्षा हो और लेखक के उद्देश्य की भी पूर्ति हो सकते हैं। प्रसाद जी ये बताना चाहते हैं कि बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा तभी की जा सकती है जब देश के सभी राज्य पारस्परिक द्वेष को भूलकर एकता स्थापित करें। पूरे नाटक की कथावस्तु में हम पाते हैं कि चाणक्य इसी एकता को स्थापित करने की कोशिश करता है और दूसरी ओर प्रसाद ने यह भी बताया है कि अत्याचारी शासक कभी भी राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता। इसमें अत्याचारी शासक उन्होंने नंद को कहा है, इसलिए इस नाटक के नंद वंश के उन्मूलन को इतना महत्व दिया गया है। तो दोस्तों ये था जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त, जिसमें हमने नाटक की कथा वस्तु को भी जाना। 2-3 बार आप इस कथा वस्तु को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या घटना आगे चलती है। पात्रों को भी जाना और संवादों को भी जाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के आप मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।